नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। एक कहावत है कि कुर्सी जाए लेकिन ठाठ ना जाए। अब बिहार में यही हो रहा है। बातें तो लोकतंत्र की गई थी पूरे के पूरे चुनाव प्रचार में महागठबंधन की तरफ से, और आज भी जब संविधान दिवस हमने देखा ना क्या हुआ संसद में, और उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति की तरफ से बताया गया हमारे देश के संविधान के बारे में। संविधान दिवस देश भर में सभी लोग बात कर रहे हैं और सभी लोग उसको साकार रूप देने में लगे हुए हैं, लेकिन विपक्ष मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बातें ही करेगा क्या संविधान की, क्योंकि बातें तो बड़ी बड़ी संविधान की कॉपी हाथ में लेकर के की जाती है, उस पवित्र किताब को हाथ में रखकर किया जाता है, लेकिन जब बात अपनाने की आती है तो कुछ और ही कहानी याद आने लगती है विपक्ष को। आज भी ऐसा ही हुआ। कल राबड़ी देवी जो कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रही, विपक्ष की नेता भी रही, उनको घर खाली करने के लिए कह दिया गया, मतलब बंगला खाली करने के लिए कह दिया गया। अब पहले वो जहां पर रहती थी एक सर्कुलर रोड, और उसके बाद अब उनका पता होगा, पहले 10 सर्कुलर रोड था, अब होगा 39 हार्डिंग रोड। तो ये पता बदला है, लेकिन आपको एक दिलचस्प बात बता दें, पता बदला है लेकिन ये वाला जो घर है ना 3 गुना ज्यादा बड़ा घर है पहले वाले से। बंगला मतलब, अब तेजस्वी यादव को भी बंगला मिला हुआ था, लेकिन वो रहते थे अपने माता पिता के साथ। अपने बंगले को उन्होंने रखा और उसका इस्तेमाल उन्होंने, मतलब कभी कभार वो जाते थे, मीटिंग कर लेते थे वहां पर, लेकिन रहते नहीं थे। तो मतलब उसका, अब कायदे से तो अगर आप नहीं रह रहे हो तो आप कह सकते हो सरकार को कि आप किसी और को अलॉट कर दीजिए, नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा तब भी नहीं किया था। अब बात यहां पर यह है आन बान शान की। लालू परिवार कह रहा है कि 20 साल से हमारा पता वही था राबड़ी जी का, तो कम से कम मर्यादा का ख्याल रख लेते, परिवार का ख्याल रख लेते, उनका अपमान ना करते। ये सब आरोप लगा रहे हैं। अब इसमें अपमान कैसे हो गया वो भी हम आपको बता देते हैं। हाई कोर्ट की तरफ से 2005 में ये निर्णय आया था, और वो निर्णय भी किसकी वजह से आया? तेजस्वी यादव गए कोर्ट में, क्योंकि जब उनका बंगला लिया गया था वो उसके खिलाफ याचिका लेकर गए। पहले तो उनकी याचिका खारिज की गई, उसके बाद यह कहा गया कोर्ट की तरफ से कि ना सिर्फ इनका बल्कि जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री और इस तरह के पदों वाले बंगले लिए गए हैं ना लोगों ने, उनको भी खाली करवाया जाए। तो अब तो समय बहुत आगे निकल गया, सत्ता परिवर्तन बहुत तगड़ा हुआ है, और इस बार चाबी भी जो है सत्ता की वो आप देख रहे हैं किस तरह से चल रही है। माफियाओं का भी राज खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। तो ये सब हो रहा है, तो इसमें बंगला तो क्या ही चीज है। तो अब जो बवाल है वो कटा हुआ है। आज जरा इसी पर बात करते हैं कि भाई बात जब लोकतंत्र की होती है तो फिर लोकतंत्र में राजतंत्र चलाने की ये जो मानसिकता है, जिसको प्रधानमंत्री गुलामी की मानसिकता भी कहते हैं, उसको लेकर के आखिर कब उससे मुक्ति मिलेगी सभी लोगों को। चलिए खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा वो तस्वीरें देखते हैं बंगले की, और उसके बाद कुछ बयान सुन लेते हैं। श्रीमती राबड़ी देवी जी को आज से नहीं 20 वर्षों से ज्यादा समय से ये आवंटित है, और इस तरह की सियासत, इससे क्या कहा जा सकता है? ओछी राजनीति ये कर रही है सरकार। आप जीत गए थे, इसका मतलब क्या कीजिएगा कि बिहार से भी हटा दीजिएगा? नियम के अनुसार हर बार नई सरकार आती है तो आवास बदलने का और आवास आवंटन का प्रक्रिया होता है भवन निर्माण विभाग का, उसके तहत हो रहा है। एक्स चीफ मिनिस्टर के नाम पर जो बंगला आवंटित रहा है 20 सालों से, लालू जी और राबड़ी जी उस घर में रह रहे हैं, तो उनको सडनली वहां से खाली करा के और छोटा घर देना, मैं इसको उचित नहीं मानता। मैं मेरा आग्रह करूंगा, क्योंकि आपके परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बड़ा खराब रहा है। जब 10 सर्कुलर रोड को आप खाली करेंगे तो किसी भी सरकारी संपत्ति की उनसे चोरी नहीं करेंगे, किसी का आप वहाँ नुकसान, सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम लोगों की बड़ी पैनी निगाह रहेगी, इस पर ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी भूल की गलती इस बार नहीं करिएगा, जैसे आप लोगों ने जो डिप्टी सीएम के लिए जो बंगला अलॉट था 5 देश रत्न मार्ग, वहां से निकलते वक्त आप लोगों ने टोटी तक चुरा लिया था। राज्य के सरकारी नियमानुसार काम होते हैं। अगर किन्हीं को घर मिलता है तो ओहदे और सरकार और नियम कानून के अनुसार मिलता है। इसमें किसी को दखल देने की जरूरत नहीं। सदन की नेता हैं विधान परिषद के, बिहार विधान परिषद, उस हिसाब से उनको आवास कलंकित किया गया है
और एक आवास बड़ा आवास है जो कभी मुख्यमंत्री आवास हुआ करता था बड़ा, तो उसको किसी दूसरे रूप में सरकार उसको यूज करेगी, तो हमको नहीं लगता है कोई नई बात है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से उन्हें नए आवास को आवंटित किया गया है। एक व्यक्ति के पूर्व के पद हो सकते हैं, वर्तमान पद हो सकता है, आवास तो कोई एक मिलेगा और वो आवास उन्हें आवंटित कर दिया गया। माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई हो, वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है, 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का। तो ये बात है। अब बात तो आपको समझ में आई गई होगी कि बात सिर्फ ये है कि पहले जहां पर बंगला था ना, वो बेसिकली बिहार का एक तरीके से पावर कॉरिडोर माना जाता था। वो जो सड़क है, सामने मुख्यमंत्री का निवास हुआ करता है और इसी के बिल्कुल सामने था लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव का मकान। तो पूरा पावर कॉरिडोर अपने हाथ से छिन जाने का एक तरीके से जो एक डर है, या डर भी नहीं कहेंगे, अब तो हकीकत ही बदल चुकी है। तो वो बात है अब सिर्फ कि पावर तो हाथ से चली गई, लेकिन कम से कम कॉरिडोर हाथ से ना जाए। तो अब ये क्या कर सकते हैं इसमें? भाई आपको नंबर लाने चाहिए थे। अगर आपको उस पावर कॉरिडोर में रहना था तो नंबर तो नहीं आया ना, जनता ने आपको ठुकरा दिया ना, तो फिर क्या है? चलिए जरा खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय करा देते हैं खास मेहमानों का। डॉक्टर प्रीति शेखर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं। मेरे ख्याल से आरजेडी के प्रवक्ता अभी जुड़े नहीं हैं, उनका भी रुख करेंगे। अरविंद निशांत जी जेडीयू की तरफ से जुड़े हैं, तहसीन पूनावाला जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ थोड़े ही पलों में हमारे साथ। प्रमोद कुमार आरजेडी के प्रवक्ता भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन तहसीन पूनावाला जी, यही कुछ घटना और यही कुछ सीन और यही कुछ आरोप तब भी लगे थे जब राहुल गांधी से उनका घर खाली करवाया गया था। अब ये सब कुछ तो नियम के आधार पर होता है, ये सब कुछ अदालती फैसले के आधार पर होता है, ये सब कुछ संविधान और लोकतंत्र के आधार पर होता है। आज क्योंकि संविधान दिवस भी है, लोकतंत्र की बात भी की जाती रही है महागठबंधन और इंडी अलायंस की तरफ से, लेकिन अपनाने में फिर इतनी चूक क्यों हो जाती है? रीमा जी, अव्वल तो आपको, सभी फेलो पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि भारत के संविधान की हम सब मिलकर हमेशा रक्षा करेंगे। और 26/11 में जो लोग शहीद हुए थे उन सबको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। आपके माध्यम से 2 चीज मैं कहना चाहता हूं। एक तो तेजस्वी को जो घर अलॉट हुआ था, मैं तेजस्वी की बात कर रहा हूं, वो उस घर में रहते थे। और जहां तक राबड़ी देवी का सवाल है, मुझे लगता अगर कोई व्यक्ति किसी घर में कंफर्टेबल हो, जैसे आदरणीय प्रणब मुखर्जी साहब, जब वो देश के जब वो डिफेंस मिनिस्टर बने और फाइनेंस मिनिस्टर बने, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि जब वो राष्ट्रपति बने, तब भी उन्होंने सेम घर रखा था जो उनका एमपी, एज एन एमपी उनका घर था, या सीसीएस में जो घर अलॉट होता है टाइप 7 घर उनके पास नहीं था, टाइप 6 घर था। उन्होंने उसी को रखा, उसको चेंज नहीं किया उन्होंने घर। तो बहुत सारे लोग होते हैं सुविधा के लिए वही घर रखते हैं। हालांकि आपने जैसे बताया कि राबड़ी देवी को बड़ा घर ऑफर किया जा रहा है, पर अगर वो नहीं चाहती बड़े घर में जाना, तो सरकार के पास पूरा अधिकार है कि जो बड़ा घर ऑफर करे किसी और चीज के लिए वो इस्तेमाल करे। दूसरी चीज, ये बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूं कि सिर्फ नियम से ही जो काम होते हैं, सरकार की इसमें डिस्क्रेशनरी पावर होती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। दिल्ली के अंदर आदरणीय गुलाम नबी आजाद जी का घर है। अब गुलाम नबी आजाद साहब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नहीं। ये बात सही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री उनके लिए रोए, वो प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें की, और अच्छी बातें लोकतंत्र में होना चाहिए। ये भी आश्चर्यचकित वाली बात थी जब 370 में सभी जम्मू कश्मीर के लीडर्स को अरेस्ट कर दिया था। मोदी जी के चाहते गुलाम नबी आजाद कभी अरेस्ट नहीं और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम किया। शायद उनका घर आज भी है, दिल्ली के अंदर है, आलीशान टाइप 7 हाउस है, शायद टाइप 8 हाउस है उनका, टाइप 8 हाउस है। तो ये जो चीजें हैं वो सरकार डिस्क्रेशनरी पावर से करती है और सरकार का अधिकार है। ठीक उसी तरह अगर राबड़ी देवी अपने से लोअर, वो कोई बड़ा घर नहीं मांग रही, तो सरकार को एक बड़ा दिल दिखाते हैं आदरणीय राबड़ी देवी जी को, जो मेंबर ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन है हायर हाउस में, अपर हाउस में, उनको घर अप कर देना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रीति जी, डॉक्टर प्रीति, क्यों बड़ा घर दे रहे हैं जब छोटे घर में रहने को वो तैयार है? तो रीमा जी, सबसे पहली बात तो ये उनका
प्रपोजल गया है कि नहीं अधिकृत तौर पर, इस बात की मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से अगर उनको ऐसी कोई आवश्यकता है तो उन्हें यह डिमांड करना चाहिए। लेकिन देखिए, कई बार ऐसा होता है कि राजनीति में परिस्थिति बस और समयानुसार कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन कई बार उसका असर जो है ना, वो बाद में भी देखने को मिलता है। आज जो इस प्रकार का निर्णय हुआ नेता प्रतिपक्ष के लिए या पूर्व मुख्यमंत्री के नाते, इसके सूत्रधार तो खुद तेजस्वी यादव जी हैं। जब वो डिप्टी सीएम थे और जब वो सत्ता से हटे तो उन्हें जो बंगला मिला था उसको खाली कराने का नोटिस दिया गया। वो फिर पटना हाई कोर्ट गए और वहीं पर जो माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसके अनुसार से जो पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन जो सुविधा मिलनी चाहिए उस पर उनकी कुछ टिप्पणी थी और फिर उस आधार पर ही निर्णय आज उनके ही, कहते हैं ना कि उनके ही लिए वे निर्णय या जिसके लिए वो आगे बढ़े रहा है। तो नियम तो जो भी चलते हैं, जो भी ये रूल रेगुलेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग ही किसी भी नेता प्रतिपक्ष को या फिर पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला अलॉट होता है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आदरणीय राबड़ी जी को यदि लगता है कि कहीं और जगह दिया जाना चाहिए या जो उनको अलॉट हुआ है वो उनके लिए उपयुक्त नहीं है, तो इस संदर्भ में उनको एक बजाते उनको एप्लीकेशन या फिर उस हिसाब से उनको बात करनी चाहिए। लेकिन ऐसे मीडिया में शोर मचाने से तो कुछ नहीं होगा। जी प्रमोद कुमार जी, अच्छा ये नई बात आज पता लगी है प्रमोद कुमार जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल मिल रही है रीमा जी। ये नई बात आज पता लगी कि उत्तर प्रदेश में तो पता लगा था कि वो टोटी चोरी हो गई थी और कुछ कहा वहा गया था, टोटी चोर और पता नहीं क्या क्या नाम दिए गए थे, लेकिन तेजस्वी यादव के बंगले से भी टोटियां चोरी हुई थी, ये आज खुलासा बीजेपी ने किया है। सच है क्या ये? देखिए रीमा जी, बीजेपी किस प्रकार से झूठ जो बोलने का काम करती है। जब उप मुख्यमंत्री के रूप में 5 देश रत्न मार्ग हम लोग अलग, जब मुख्यमंत्री पद से हटे थे तो 5 देश रत्न मार्ग हम लोगों ने खाली करने का काम किया था। तो इन लोगों ने आरोप लगाया कि यहाँ से सामान्य गायब है। और जो भवन निर्माण मंत्री जयंत जी, जो मतलब कि इनके सरकार में जो भवन निर्माण मंत्री, उन्होंने बाद में कहा नहीं इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई है। मतलब ये लोग कितने झूठ परोसने का काम करते हैं और मतलब एकदम निर्लजता के साथ झूठ परोसने का काम मतलब करते हैं। कुछ चोरी नहीं हुआ था, टोटी वगैरह कुछ चोरी नहीं हुआ। अरे भवन निर्माण मंत्री जयंत जी का मैं नाम ले रहा हूं ना, उनका तो स्टेटमेंट आ गया था ना। उसके बाद भी अगर इस प्रकार की बातें करते हैं तो इससे निर्लजता और क्या हो सकती है? अरविंद निषाद जी क्यों बदनाम कर रहे हैं तेजस्वी यादव को झूठ बोल के? देखिए, हम लोग झूठ परोसने का काम नहीं करते हैं। सरकारी नियमों के अनुसार सभी माननीय को आवास आवंटन की प्रक्रिया नहीं, पहले ये टोटी वाला बताइए, टोटी चुराई थी या नहीं चुराई थी तेजस्वी यादव ने? देखिए, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है, मुझे इस बात की कोई समझदारी नहीं है, लेकिन सरकारी आवास के बारे में मुझे जरूर जानकारी है कि सरकारी आवास में जो भी सामान होते हैं वो सरकारी सामान होता है। हाँ। और उस सरकारी सामान को क्षतिग्रस्त नहीं किया जाना चाहिए, इस बात की गारंटी उस आवास में रहने वाले सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के ऊपर होता है। दूसरी बात, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आज दिन भर में उनके प्रवक्ताओं नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि पिछले 20 वर्षों से श्रीमती राबड़ी देवी जी उस घर में रह रही हैं, उनको इस घर से नहीं निकालना चाहिए था, इसी घर में उनको रहने देना चाहिए था। भाई, जिस प्रक्रिया के तहत जिस जमाने में उनको वह घर अलॉट हुआ था, वो भी सरकारी प्रक्रिया के अनुसार ही उनको वह घर अलॉट किया गया था। अभी वर्तमान में जो घर भवन निर्माण विभाग की ओर से उनको अलॉट किया गया है, बल्कि विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के लिए वह आवास कर्दांकित कर दिया गया है, यानी चिन्हित कर दिया गया है कि भविष्य में जो कोई भी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे विधान परिषद में, उनके लिए वही आवास परमानेंट रूप से आवास कर्दांकित किया जाता है। उसका यही नियम भवन निर्माण विभाग ने बनाया है। दरअसल भवन निर्माण विभाग को यह अधिकार है कि वो ठीक है, वो पूरी बात पता है मुझे, वो पूरी बात पता है, सभी को पता होगा। प्रमोद जी, रोना धोना फिर क्यों मचा रखा है? रूल्स रेगुलेशंस
नियम, कायदे, अदालत का फैसला, लोकतंत्र, इन सब में विश्वास बचा है या नहीं बचा है सर? सिर्फ हर बात में हल्ला मचाना होता है। रीमा जी, हाँ। सबसे बड़ी बात है कि सरकार नई है, चेहरे वही पुराने हैं। फिर सिर्फ इतना हुआ है कि इस सरकार पर जो है ना प्रभाव भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा है। हाँ, तो उनकी सीटें भी तो ज्यादा है ना। नहीं, ये सुन लीजिए ना रीमा जी, हाँ। थोड़ा सुन लीजिए। आपने जब लंबा प्रश्न किया है तो थोड़ा सा जवाब भी तो उसी हिसाब से देना होगा ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है तो मैं जवाब आपको दे रहा हूं ना। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी की दखलंदाजी जो सरकार में बढ़ी है ना, उसी का ये प्रतिफल है कि वो जो 10 सर्कुलर आवास है जो 16 जनवरी 2006 से आवंटित रहा है, और वो भी उस दौर में भी जब राबड़ी देवी जी सिर्फ विधान परिषद के सदस्य रही, विधान परिषद में विपक्ष की नेता नहीं भी रही थी, उस समय भी वो आवंटित रहा। लेकिन आज जो है, आज आखिर क्या परिस्थिति इनको आ गई, चूंकि सरकार में उनके पद में तो कहीं कोई अंतर आया नहीं है। गलत बोल रहे हैं आप सुन लीजिए, गलत बोल रहे हैं। अरे आप बाद में बोल लीजिएगा ना। नहीं, लेकिन उसका इससे लिंक ही क्या है? गलत बोल रहे हैं। अरे भाई, आपसे क्या लिंक है? सरकार में नियमावली के अनुसार ही काम होता है। अरे आप तो थोड़ा सा बर्दाश्त करिए ना, नियमावली आपसे ज्यादा हम जानते हैं, थोड़ा बर्दाश्त करिए, बीच में मत बोलिए, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। सरकार में उनको नियम पता होंगे ना, 20 साल नहीं तो आप हमसे आप बात करिएगा कि गलत सुनने के लिए बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। मैं अपनी बात कह लूंगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। अरे भाई, मैं अपनी बात कह लूंगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। जवाब दी जाएगी। रीमा जी थोड़ा बोलिए, इनसे चुप हो जाए, उसके बाद मैं तो दोनों को चुप होने को कह रही हूँ। मैं जरा तहसीन पूनावाला का रुख करूंगी। तहसीन पूनावाला बहुत देर से कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। इस प्रकार से इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। मेरी बात आई नहीं। अरे सर रुकिए ना, आ रही हूँ आपके पास। जी रीमा जी, दो चीज कहना चाहता हूँ। जब ये आरोप लगे तेजस्वी के ऊपर, जी नए आरोप लगाए और उसको क्लैरिफाई कर दिया गया, ऐसे ही आरोप अखिलेश यादव जी पे लगे। इसका अगर डॉक्टर प्रीति जी इसका जवाब दे दे, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, क्योंकि ये सच्चाई नहीं है कि तेजस्वी यादव जी और अखिलेश यादव जी ने कोई चोरी की। वो सरकारी घर है, वो सरकारी जो है वो आपका और आपके हमारे टैक्स पेयर का जो सामान है, तो आपने एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कराया? आप इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं कराते और इसलिए आप तेजस्वी यादव जी और अखिलेश यादव जी को अटैक करती भारतीय जनता पार्टी, इस तरह की घटिया बातें करते, क्योंकि वो एक पिछड़े समाज से आते हैं, इसलिए आप उनको अपमानित करने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। जब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का घर वो छोड़ते हैं, जो मुख्यमंत्री आवास है, उस घर को साफ करवाया जाता है, उसका शुद्धिकरण कराया जाता है। ये गलत है। जब वे मंदिर में जाते आप लोग शुद्धिकरण करते हैं। ये आपकी मानसिकता दिखाती है भाजपा की। और क्योंकि यहाँ पे जेडीयू के भी प्रवक्ता बैठे, मैं मानता हूं कि नीतीश जी बहुत ही आदरणीय व्यक्ति है, आप इस तरह की बातों में नहीं घिरेंगे, आप ऐसे तेजस्वी का अपमान नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव ने अगर कोई चोरी किया, आपका संवैधानिक कर्तव्य, आप एफआईआर फाइल कीजिए, पर आपके मंत्री कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर एक पिछड़े समाज से आने वाले नेता, दो युवा नेता अखिलेश जी और तेजस्वी जी पे आरोप क्यों लगाते और माननीय मुख्यमंत्री शांत क्यों बैठे, उस पर कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। नहीं, प्रीति जी जवाब देंगी इस पर। प्रीति जी जवाब दे देती है, क्योंकि देखिए आरोप, एक मिनट रुकिए निषाद जी, जो बात कही है ना, वो बीजेपी के प्रवक्ता ने कही है, नीरज जी ने, टोटी चोर, आपकी पार्टी ने नहीं कही है। तो एक बार जरा प्रीति जी से जवाब ले लेते हैं। रीमा जी, उत्तर प्रदेश का उल्लेख करते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात कही कि वहां पर जब अखिलेश यादव जी अपना बंगला खाली करके जब गए थे तो ऐसे आरोप उन पर लगे थे, वैसी पुनरावृत्ति बिहार में तेजस्वी जी के तरफ से ना हो, इस बात की ओर उन्होंने ध्यान आकृष्ट कराया था, ना कि अभी कोई आरोप लगाया है उस पर, पहली बात। और दूसरी बात, चाहे आवास, चाहे 10 सर्कुलर रोड हो या फिर 39 हार्डिंग रोड हो, ये जिनको भी जिस नियमावली के तहत मिलता है उसको ग्रहण करना चाहिए। आवाज से ज्यादा महत्वपूर्ण इरादा होना चाहिए। आप कहां से अपने सत्ता को, अपने पार्टी को, और राष्ट्रीय जनता दल तो के लिए तो ये मायने नहीं रखती, वो तो खैर परिवारवादी पार्टी है, तो अपने परिवार की सत्ता कैसे कहां से संभालेंगे
वो ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। तो आप कहीं से भी कर सकते हैं उसको संचालित। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है रीमा जी, आज तेजस्वी जी को या उनकी माता जी को, उनके पिताजी को पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर जब 2005 में इसी नीतीश कुमार जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, जब 2005 में वो सत्ता में आए तो उन्होंने ही नियम को ऐसा नियम उन्होंने किया कि जो भी पूर्व मुख्यमंत्री होंगे उनको परमानेंट, उनको सुरक्षा की, उनके और उनके आवास की और अन्य जो भी उनको सपोर्ट सिस्टम देने चाहिए उसकी व्यवस्था सरकार की तरफ से होगी। और ये नियम भी उन्हीं के द्वारा दिया गया था जिस आधार पर अभी तक ये लोग उस बंगले में रह रहे थे। लेकिन आज उनको जानकारी होनी चाहिए कि सभी माननीय विधायकों को अब उनके विधानसभा के नंबर के हिसाब से अलॉट होंगे उनको बंगले, यानी कि सीरियल वाइज होगा। एक जिला के विधायक एक साथ ये नया रूल बना है तहसीन पुनावाला बिहार में, अब नया रूल बना है, पूरा जोन बना दिया गया है जिसमें उनकी कंस्टिट्यूएंसी के हिसाब से उनको विधायकों को, मंत्रियों को, तमाम लोगों को बंगले देंगे। लेकिन तहसीन पुनावाला और प्रमोद कुमार जी दोनों से मेरा सवाल यही है, बात अब सिर्फ बंगले तक सीमित नहीं है, बात यह है बदलते हुए बिहार की। अब तो माफियाओं पर बुलडोजर भी चलेगा, उनकी संपत्ति भी जब्त होगी, लड़कियों की सुरक्षा के लिए भी बहुत कुछ होगा। ये तमाम चीजें जब से आई हैं 2 दिन से, ये रेपरकशन उसी के मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। तब से मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कैसे जवाब दें इन बातों का। रीमा जी, जिस प्रकार से हाल के दिनों में जो सत्ता बदली है और उसके बाद जो है जो दृश्य जो उपस्थिति अपनी दिखलाई दे रही है कि कहीं कहीं दलित बस्तियों पर जिस प्रकार से बुलडोजर इन लोग चलाने का काम कर रहे हैं, सर्द रातों में किस प्रकार से कहर ढाने का काम करे, सरकार का क्या मंतव्य होना चाहिए? अगर कहीं पर इस प्रकार की बातें हैं उनको व्यवस्थित तरीके से कहीं उनको समायोजन किया जाना चाहिए, ना कि रातों रात जो है आप उस पर बुलडोजर चलाने का काम करते हैं। आपने कितनों को नोटिस देने का काम किया जगह से हटाने के लिए? तो ये जो कहते हैं कि हम बुलडोजर चलाएंगे, क्या कानून चलेगा संविधान के हिसाब से चलेगा या बुलडोजर के हिसाब से चलेगा? आप ये पहले तो बदलाव अभी का आप काम उत्तर करिए। दे दीजिए कि अभी आप संविधान से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। जो नहीं निर्णय सुनिए ना, बीच में यही दिक्कत है आप लोगों की प्रीति जी, अभी के बाद आप बोल नहीं पाइएगा। मैं बोल दे रहा हूँ कि पूरे डिबेट में फिर बोल नहीं पाइएगा, बीच में बोलिएगा तो आप लोग एकदम गलत कर रही हैं। अभी जदयू के साथी भी बीच में बोलने लगे और आप भी बीच में बोलने लगी। मैं जो बातें कह रहा हूँ गलत है क्या? क्या बुलडोजर उन दलित बस्तियों पे नहीं चले हैं क्या? क्या फुटपाथ पर जो रह रहे हैं लोग उन पर बुलडोजर नहीं आप लोगों ने चलाने का काम किया है क्या? गरीब गुरबों के सामग्री को फेंकने का काम नहीं किया है क्या? बोल रहे हैं आप प्रमोद जी? जो फुटपाथ पर रह रहे हैं उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है? बिल्कुल, ये कहाँ बिल्कुल चल रहा है। आपको नहीं पता है क्या? ये कहाँ हुआ? बिल्कुल चला रहे हैं ये लोग। अरे भाई रुकिए रुकिए रुकिए, चला रहे हैं। नहीं, ये तो बड़ी बात है अरविंद जी। फुटपाथ पर जो लोग सो रहे थे उन पर किसने बुलडोजर चलाया है? देखिए, सबसे पहले तो शहजाद पूनावाला साहब का एक प्रश्न का मैं उत्तर शहजाद नहीं, शहजाद प्रीति जी के टीम में है, मैं इस वाली टीम में हूँ। सॉरी नो प्रॉब्लम, सॉरी। तो ऐसा है कि इनके सम्माननीय प्रियंका गांधी जी जब आवास खाली कर रही थी तो अपने सोशल मीडिया टीम को बुला करके उस आवास में जो भी सरकारी संपत्ति था, जो भी सरकारी सामान थे, बाकायदा उन्होंने वीडियोग्राफी कराया। वीडियोग्राफी कराने के बाद तब उन्होंने लोक निर्माण विभाग भारत सरकार को हैंड ओवर किया। आप जब सरकारी आवास में होते हैं, सरकारी आवास खाली होने का आपको नोटिस मिलता है, तो उसके बाद भी आपको स्वयं एक्टिव होना पड़ता है, आपको स्वयं जागरूक होना पड़ता है। आप जागरूक हो करके उस घर में जो भी सरकारी संपत्तियां हैं, परिसंपत्तियां हैं, उसके ख्याल को रखने का जिम्मा आपका बनता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, एनडीए में शामिल सभी दलों के नेताओं ने हमेशा इस बात का ख्याल रखा है कि सरकारी संपत्ति का किसी प्रकार से नुकसान हम लोग न करें या न करते हैं, विधि अनुसार काम करते हैं। लेकिन चूंकि महागठबंधन के साथी लोग इसका ख्याल नहीं रखते हैं, इसीलिए तो आप पर आरोप लगते हैं। कैसे आप ये कह सकते हैं कि हम महागठबंधन के साथी लोग ख्याल नहीं रखते हैं? कैसे आप कह सकते हैं? अगर हम लोग ख्याल नहीं रखे होते तो आप लोगों ने लगातार आरोप लगाने का काम किया, लेकिन हम लोगों के पास सबूत था जिसके चलते जो है आप लोग आरोप सिद्ध नहीं कर पाए।
भवन निर्माण मंत्री जयंत राज जी को कहना पड़ा कि नहीं, इस प्रकार की कोई बातें नहीं हुई है। आप लोग तो मीडिया चैनल को ले जा करके लगातार दिखलाने का काम किए कि यहाँ से ये सामग्री गायब है, यहाँ से ये सामग्री गायब है, लेकिन इस प्रकार की कहीं कोई बातें नहीं हुई थी। इस प्रकार के भ्रम की खेती आप लोग जो है करने का काम करते हैं, उसके बाद जो है आपके मंत्री को आना पड़ता है जवाब देने के लिए। प्रमोद जी, मुझे ये बताइए दिक्कत क्या है? घर में दिक्कत है? एक मिनट रुकिए अरविंद जी, एक सेकंड। प्रमोद जी, घर में दिक्कत क्या है? नया घर मिल रहा है, बड़ा घर मिल रहा है, तो ये पॉइंट है क्या कि सब लोग लगे पड़े हैं आरजेडी के ये कहने में कि भाई बहुत हाय तौबा मचाने की जरूरत है, 20 साल हो गए, सम्मान करना चाहिए था, मतलब दिक्कत क्या आ गई? नहीं, सबसे पहली बात मैं कुछ दिन पहले की बात आपको बतलाना चाहता हूं। यही जब उप मुख्यमंत्री के पद से जो 5 देश रत्न मार्ग में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी रहते थे और उसके बाद जब वो हटे थे, तो उसको इन लोगों ने कर्णांकित करने का काम किया कि ये उप मुख्यमंत्री जी का आवास होगा आगे से। लेकिन यही इसके पहले जब एक पोलो रोड में सुशील कुमार मोदी जी उप मुख्यमंत्री के पद पे थे और उसके बाद जब वो हटे तो उसको नेता प्रतिपक्ष के रूप में आवंटित करने का काम किया था। तो इस प्रकार की राजनीति ये लोग करते हैं। और आज जो किया गया है ना कि ये इनको जैसे आप जो बातें कह रहे हैं, जब इतने लंबे समय से वो वहां पर रह रहे हैं, इनको खटक क्या रहा रीमा जी? सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हजारों नियम सिर्फ जो है विपक्ष के लिए बनता है क्या? सत्ता पक्ष के लिए नियम? अभी कितने मंत्री हैं जो मंत्री पद से हट गए हैं, उनका बंगला ये लोग क्यों नहीं खाली करवाते हैं? लंबे समय से पड़े हुए हैं, खाली करवाने का काम करिए ना। जब महागठबंधन का बंगला भी बीजेपी ने खाली करवाया था तब तो सुन लीजिए ना, महागठबंधन की अरे भाई रीमा जी, जब महागठबंधन की सरकार थी तो कई मंत्री थे, प्रेम कुमार मंत्री थे, नहीं खाली करवाया गया था। कई चीजें हैं। सवाल उठता है कि सिर्फ विपक्ष के ही लोगों को ये लोग दिखाई पड़ता है क्या कि नियम और कानून है? जब इनको दिक्कत, प्रमोद जी मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन पॉइंट ये होता है आपसी सहमति होती है एक। अब आप जो बात कह रहे हैं, हो सकता है भाई किसी के साथ आपकी पार्टी के संबंध अच्छे हो नेता के साथ, तो ये हो जाता है चलिए ठीक है आप रहते रहिए, लेकिन जो नियम है वो तो नियम ही रहेंगे, नियम नहीं बदले जा सकते किसी के लिए भी। रीमा जी एक लाइन जवाब देने दीजिए। आखिर इनको क्या रहा है ना कि हजारों की संख्या में जो बिहार के लोग दूर दराज से आते हैं ना, गरीब गुरबा, जो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से मिलने या राबड़ी देवी जी से मिलने के लिए अपनी जन समस्याओं को लेकर के, तो एक अन्य मार्ग के ठीक सामने है। इनको ये खटकता है कि गरीब गुरबा यहाँ नहीं आकर के वहां चले जा रहे हैं, यही इनको खटक रहा है, इसलिए इस प्रकार का ये लोग काम करने का काम किए हैं। नया पॉइंट दे दिया, ये कुछ नया एंगल आ गया। अब तो गरीब गुरबे के लिए और जो वंचित शोषित लोग हैं जो लालू जी से मिलने आना चाहते हैं, उनके लिए 3 एकड़ का इतना बड़ा बंगला दे दिया कि वो ना सिर्फ अपनी बात कह सकते हैं बल्कि चाहे तो वहां रह भी सकते हैं। रीमा जी, सरकार को जवाब देना पड़ेगा ना कि क्यों यहां से उनको हटा करके दूसरे जगह आवंटित किया गया। जब बिहार विधान परिषद में अभी तो कोई बदलाव हुआ नहीं है, नेता विपक्ष वो रहेंगी, अगर आवंटित किया गया है तो क्यों यहाँ से हटाया गया? इसका तो एक जवाब देना चाहिए ना सरकार को। प्रीति जल्दी से जवाब दीजिए, 10 सेकंड। ओके, मुझे ब्रेक लेना है ना, ब्रेक लेना है मुझे। सत्ता किसी की जागीर नहीं होती और हमेशा किसी के पास परमानेंट तो रहती नहीं है, तो इतना मोह किस बात का कि आपको वही बंगला होना चाहिए? मोह की बात नहीं है प्रीति जी, ये मोह की बात नहीं है। आप लोगों का जो नजरिया है ना, विपक्ष को टारगेट करने का, विपक्ष को अपमानित करने का जो आपका नजरिया है ना, इसके कारण आप लोग ये काम करने का काम करते हैं। आप बीच में बोल रहे हैं, ये आपका नजरिया हो सकता है, लेकिन सरकार नियम सिद्धांत से चलती है और उसके अकॉर्डिंगली आपको कहाँ चले जाते हैं? नियम सिद्धांत उस समय कहाँ चले जाते हैं जब आपके ऊपर ये नियम लागू होने होते हैं? बताइए ना कि अभी बिहार में कितने लोग हैं जो मंत्री पद पे नहीं है, आपने उनको आवंटित किया हुआ है? अभी तो मंत्रिमंडल की शपथ ही लिया है लोगों ने, और अब पहले से कितने लोगों को दिए हुए हैं? होना है वो होगा। पहले से कितने लोगों को दिए हुए हैं बताइए, मैं तुम्हें बता देता हूँ। वाले हैं और अभी जब प्रक्रिया शुरू हो गई तो उसको आप स्वीकार करिए ना। अरे तो एक साथ पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ आप करते ना, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको खटकने लगा 10 सर्कुलर रोड जो आपके सामने है, एक अनुमान के सामने है, वो खटक रहा है। दायित्व के साथ बदलता है, उस दायित्व पर कोई और भी कल के समय कोई और नेता प्रतिपक्ष। आ रही हूँ
LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। एक नहीं, दो नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। चलिए तहसीन पूनावाला जी, पॉइंट यही है, संविधान को कितना माना जा रहा है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि अगर विपक्ष के नेता लेजिस्लेटिव काउंसिल के छोटे घर में रहना चाहते हो, बड़े घर में नहीं जाना चाहते, तो जबरदस्ती आप उनको बड़े घर में भेज दीजिए। अब सवाल ये कि क्यों उनको शिफ्ट होने में दिक्कत हो रही है। दोनों सीनियर सिटीजन है, आदरणीय लालू जी और राबड़ी देवी जी। लालू जी की तबीयत हम जानते हैं ठीक नहीं है, वहां पे सारी व्यवस्था है, उनके मेडिकल व्यवस्था है, वो सारी चीजें शिफ्ट करना इस उम्र में क्या है? आपको लगता है ये चीज सही है? हमारे भारत की एक संस्कृति है कि कहीं भी अगर कोई व्यक्ति, खास करके कोई बुजुर्ग व्यक्ति कंफर्टेबल है घर के अंदर, तो उसको आप वहां पर रहने दे दीजिए। ये जबरदस्ती हम आपको बड़ा घर दे रहे, आप वहां पर शिफ्ट हो, अगर बट वो वहां पर कंफर्टेबल है, उनकी वहां पे मेडिकल ट्रीटमेंट चलती है, वहां पे उनकी सारी व्यवस्था है, इर्द गिर्द उनकी सारी व्यवस्था है, तो जब ये चीज है तो आप काहे उनको शिफ्ट करना चाहते हैं? और मैं दोबारा से, प्रीति जी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अखिलेश जी या तेजस्वी जी, अगर उन्होंने चोरी की तो FIR क्यों दर्ज नहीं हुआ? और चोरी नहीं की तो आपके जो लोग हैं वो पिछड़े समाज से आने वाले 2 नेताओं को लगातार चोर क्यों कह रहे, चाहे अखिलेश जी हो, तेजस्वी जी हो? और आपसे एक लास्ट सवाल, अब राबड़ी जी भी घर अगर खाली करवाएंगे, उसका भी आप शुद्धिकरण कराओगे, जैसे अखिलेश जी के घर का शुद्धिकरण कराया था? गलत बात को प्रचारित न करें। कोई भी शुद्धिकरण जैसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी, और कोई भी नए घर में जाता है तो हम भी कहीं शिफ्ट करते हैं तो हम कलर करवाते हैं, साफ सफाई करते हैं। ये निहायत ये प्रक्रिया है जो हर लोग फॉलो करते हैं। उसको आप शुद्धिकरण का नाम देकर दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, तो ये आपकी मानसिकता हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ऐसी मानसिकता नहीं है। और बार बार ये आप पिछड़ा पिछड़ा शब्द करके जो आप मुझे लगता है पॉलिटिकल एनालिस्ट कम और एक पार्टी विशेष की प्रवक्ता के तौर पर बोल रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार जहां जहां रही है, चाहे वो केंद्र में हो या किसी राज्य में हो, आज तक पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा विपक्ष के लोगों ने नहीं दिया। वो भी भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र में सरकार बनाई तब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह संवैधानिक दर्जा दिया गया। आज महिलाओं को आरक्षण दें या पिछड़ों को आगे बढ़ाने की बात करें तो आपकी सरकार ने, तो चाहे काका कालेलकर की रिपोर्ट हो, आपकी सरकार के रहते हुए पिछड़े वर्ग को कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिला। ये सारे काम एनडीए के शासन काल में हुए हैं। इसलिए इस बात को लेकर कोई भी प्रवचन और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम पूनावाला जी आप नहीं करें तो वो ज्यादा उचित होगा। अब बात आती है मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि वो जो सरकारी जो बंगला अलॉट हुआ है माननीय नेता प्रतिपक्ष के लिए, उसको स्वीकार करके उन्हें जाना चाहिए। और ये बंगला पूर्व के जो अलॉटेड जो बंगला था उससे ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल में है, बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है। और सरकार के द्वारा यह निर्धारित हुआ है कि मैंने पहले भी कहा कि चाहे विधानसभा के नंबर वाइज उनको बंगला अलॉट होगा, और जो नेता प्रतिपक्ष के लिए जो नए तरीके से वो बना है वो भवन, और भवन नया बना है, वहां पर शिफ्ट करने की बात आ रही है। और आपको इतनी संवेदनशीलता है तो आप एक माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल सकते हैं। अगर सहानुभूति पूर्वक वो विचार करना चाहे तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मीडिया में आकर जो आप मतलब बयानबाजी कर रहे हैं उससे तो उसका हल निकलने वाला नहीं है। मैं वही बताना चाहती हूँ एक लाइन में, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो तरीके से जाइए, प्रॉपर चैनल से जाइए और अपनी बात को रखिए। और तब तक जहां बंगला मिला है उसको स्वीकार करिए और वहां पे रहकर अपना काम काज करिए, यही मेरा अनुरोध होगा। बाकी और भी बातें, जितनी भी बातें हो रही हैं वो सब पॉलिटिकल बातें हैं। ठीक है, एक लाइन में कंक्लूजन यही है। ठीक है, थैंक यू प्रीति जी, आपने अच्छा कहा कि सारी पॉलिटिकल बातें, पॉलिटिकल शो ही है रीमा जी का, और मैं बिल्कुल राजनीतिक विश्लेषक हूं जो भाजपा की। अब ये बात करते हुए मैं अपनी बात था कि कोई इसमें कंफ्यूजन ना रहे। अब मैं अपनी तो आगे बात करता हूँ
क्योंकि आपने कोई संवैधानिक संस्था बना दी। आपका ये अधिकार है भाजपा का कि एक यादव समाज के 2 युवा नेताओं को बार बार चोर बोला जाए, और अगर उन्होंने चोरी की, आज आप रीमा जी के शो पे तहसीन के मुंह पर वो एफआईआर मारिए, बोलिए इन्होंने चोरी की, और नहीं की तो आप रीमा जी के शो पे माफी मांगे। दोनों चीज तो हो नहीं सकती। या तो आप यादवों का अपमान कर रहे हैं यादव समाज का, या तो आप वो चोर है और आप एफआईआर दीजिए। दोनों तो नहीं हो सकती। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं प्रीति जी। हमारे देश के अंदर एक संस्कृति, अगर कोई घर चेंज करना होता है तो फिर एक मैसेंजर जाता है, कहता है कि आपको हम बड़ा घर देना चाहते हैं, अलॉट करना चाहते हैं, आप वहां पर कंफर्टेबल हो गए। ये हमेशा ये चर्चा हमारे विपक्ष और सरकार के बीच में, चाहे सरकार में आप हो या कोई और हो, ये चलता रहा है। ये प्रक्रिया को किसने तोड़ा? आप लोगों ने तोड़ा। क्यों किसी को नहीं भेजा, किसी मंत्री को, किसी विधायक को भाजपा के या जेडीयू के, क्यों राबड़ी जी को मिलकर बताए कि क्योंकि आप विपक्ष के नेता हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल के नेता हो, हम आपको बड़ा घर अलॉट करना चाहते हैं, क्या आप कंफर्टेबल हो वहां पे शिफ्ट करने के लिए? क्यों आपने नहीं किया? क्यों आपने डायरेक्टली नोटिस निकाला? और अगर नोटिस निकालना कानून है तो बुलाना भी आजाद, तो ये कब से रूल बन गया कि घर घर जाकर के मंत्री बताएंगे कि आपको उन्होंने कहा बातचीत कीजिए, उन्होंने कहा जाकर बातचीत कीजिए। बिल्कुल सही आपने कहा, उन्होंने कहा आप बातचीत कीजिए। तो मैं आज पूछ रहा हूँ इन्होंने बातचीत क्यों नहीं की? और रूल की बात है तो आपने बुलाना भी आजाद, तो क्यों नहीं निकाला? मैं यह भी कह रही हूँ कि इस पर कोई प्रश्न ही नहीं उठाना चाहिए। जो मुझे उत्तर देने दीजिए। अरविंद निषाद ना, देखिए बिहार में एक स्वर्गीय सोशलिस्ट लीडर थे, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। वो आजीवन कहा करते थे कि सरकारी घर को कोई भी राजनेता अगर अपना निजी घर मान लेता है, उसी दिन उसकी सार्वजनिक जीवन का अंत हो जाता है। सरकारी घर सरकारी सेवकों के लिए है, सरकारी जनप्रतिनिधियों के लिए होता है। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको कोई घर अलॉट हो रहा है, आप वहां उसमें शिफ्ट कर जाएं और जनता से मिलने जुलने का काम, राज्य के भलाई के लिए काम आप किसी भी घर में कर सकते हैं। ये उस नेता का कहना था। आज वे नेता जन जन में आज भी वो याद किए जाते हैं, आज भी उनके प्रति लोगों का सम्मान है, आज भी उनके प्रति लोगों का उत्तम विचार है। लेकिन उनका नाम राष्ट्रीय जनता दल वाले लोग लेते हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर नहीं चलते हैं। उनका नाम मैं ले भी लेता हूं, स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो इस बात की सीख अपने समाजवादी आंदोलन में रहे हुए सभी कार्यकर्ताओं नेताओं को दिया करते थे। सही कह रहे हैं प्रमोद जी, सरकारी बंगला जो है ना उसका मोह नहीं रखना चाहिए कभी भी। कब आए कब चला जाए ये तो पता ही है ना, तो क्या मोह रखा है उसमें? रीमा जी, अभी जदयू के साथी जो है प्रवचन देने का जो काम कर रहे थे, फैक्ट बता रहे थे वो। नहीं, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। लेकिन उपदेश जो है ना स्वयं के ऊपर लागू करना चाहिए पहले, दूसरे पे लागू करने से पहले। उपदेश लग रहा है। नहीं, आपने जो बातें कही जननायक कर्पूरी ठाकुर पर हमने नहीं कहा। आप जो कह रहे हैं ना, अरे भाई सुनिए ना बात को पहले। आप जो कह रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी सत्ता से बेदखल कर रही है। अरे सुनिए, चलिए तो हम जरा सीधे आपको लिए चलते हैं राष्ट्रपति महोदय के पास। महामहिम राष्ट्रपति जो कि संविधान दिवस पर बोल रही हैं। मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अर्जुन मेघवाल जी, भारत के अटॉर्नी जनरल श्री आर वेंकटरमणी जी, भारत के बार काउंसिल के अध्यक्ष श्री मनन कुमार मिश्रा जी, उच्चतम न्यायालय के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विकास सिंह जी, मेरे सामने बैठे हुए पूर्वतन मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशगण, अन्य प्रतिभागियों, देवियों और स्वजनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। संविधान दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को भारत के संवैधानिक लोकतंत्र की अद्वितीय सफलता पर हार्दिक बधाई देती हूँ। आज के दिन मैं उन संविधान निर्माताओं को सादर नमन करती हूँ जिन्होंने विश्व इतिहास के सबसे विशाल लोकतंत्र के सबसे बड़े लिखित संविधान को स्वरूप दिया। कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका ने संविधान के आदर्शों का पालन और मर्यादाओं का
निर्वहन किया है। इसके लिए मैं इन तीनों स्तंभों से जुड़े लोगों को सराहना करती हूँ। संविधान निर्माण में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अतुलनीय सहयोग के प्रति सम्मान प्रकट करने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में उनकी 125वीं जयंती के वर्ष में 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मानने का निर्णय लिया गया है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने केवल वंचित वर्गों के उत्थान के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र के समग्र स्वरूप और विकास को ध्यान में रखकर कार्य किया। संविधान सभा में उनके गंभीर वक्तव्यों से उनका बहुआयामी योगदान स्पष्ट होता है। बाबा साहेब की तरह ही संविधान सभा की सदस्य श्रीमती दाक्षायणी वेलायुधन समाज के उस वर्ग से आती थी जिसे तब दलित वर्ग यानी डिप्रेस्ड क्लासेस कहा जाता था। उन्होंने भी वंचित वर्गों तथा महिलाओं के लिए आवाज़ उठाने के साथ साथ पूरे समाज और देश के नवनिर्माण की दृष्टि से कार्य किया। संविधान सभा में अपने एक संबोधन के दौरान उन्होंने कहा था, संविधान सभा केवल संविधान ही नहीं बनाती है, बल्कि लोगों को जीवन की नई रूपरेखा भी प्रदान करती है। इससे स्पष्ट होता है कि संविधान सभा के सुविज्ञ महिला और पुरुष सदस्यों अपनी जिम्मेदारी और भूमिका को बहुत व्यापक परिदृश्य में देख रहे हैं। उनकी व्यापक दूरदृष्टि का लाभ हम सबको मिल रहा है तथा भारत की भावी पीढ़ियों भी लाभान्वित होते रहेंगे। हमारा संविधान हमारी जीवंत लोकतांत्रिक व्यवस्था का गतिशील आधार ग्रंथ है। संविधान निर्माताओं ने संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए समुचित प्रक्रिया का प्रावधान भी किया था। इस संविधान के आधार पर बदलते संदर्भों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्शों को परिभाषित किया जाता रहा है। अब तो हुए 106 संविधान संशोधन में नवीनतम संशोधन के द्वारा नारी शक्ति बंधन अधिनियम जैसा सामाजिक और राजनीतिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। ये अधिनियम संविधान सभा की उन 15 महिला सदस्यों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी है जिन्होंने हमारी संसदीय प्रणाली में महिला सशक्तिकरण का सूत्रपात किया था। लेकिन आज भी हम लोगों का कदम पीछे है, हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। आज बहुत सारे वक्ता ने महिलाओं के न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका प्रत्येक क्षेत्र में भाग लेने का जो संख्या को और भी बढ़ाना चाहिए। इसीलिए केवल जनता प्रयास करने से नहीं होगा, हम लोगों को मानसिकता को, माइंडसेट को भी बदलना होगा। संविधान सभा से लेकर आज की संसद तक महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों तथा अन्य पिछड़े एवं वंचित वर्ग के प्रतिनिधि सामाजिक न्याय के आदर्श की दिशा में देश को आगे बढ़ाते रहे हैं। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से जुड़े अध्याय हमारे संविधान की समावेशी और परिवर्तनकारी क्षमता के उल्लेखनीय उदाहरण है। संविधान के अनुरूप हमारे संवैधानिक संस्थानों में लोकतंत्रों के विभिन्न स्तर सुनाई देती है। ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था की बहुत बड़ी सफलता है। देवियों और स्वजनों, ये हमारे लिए राष्ट्रीय गौरव का विषय है कि हमारे देश की सामान्य जनता से लेकर विशेषज्ञों तक संविधान में सबकी आस्था दृढ़ से दृढ़ तक होती गई है। इस विषय पर संविधान में क्या कहा गया है? इस प्रश्नों का उत्तर
किसी कार्य अथवा व्यवस्था के उचित होने की कसौटी बन गया है। भारत का संविधान हमारे राष्ट्रीय ग्रंथ है। संविधान के मूल्यों के अनुसार संस्थाओं और व्यक्तिगत जीवन को संचालित करना हमारे राष्ट्रीय धर्म है। मेरे पिता कहा करते थे, पता नहीं तुम क्या करोगी, क्या बनोगी, जो भी बनोगी, जब आगे बढ़ोगी बीच बीच में पीछे मुड़कर देख, आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है। जो पीछे देखोगी, तुम देखोगी तुम्हारे पीछे कितने लोग खड़े हैं, कितने लोग पीछे रहे हैं। आगे बढ़ना बहादुरी नहीं है, पीछे रहने वालों को आगे बढ़ाना बहादुरी है। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य है, जो तो धर्मस्तो तो जय, अर्थात जहाँ धर्म है वहीं विजय है। इस आदर्श वाक्य का हमारे महान लोकतंत्र के संदर्भ में भावार्थ है, जहाँ संवैधानिक मूल्य है वही विजय है। संवैधानिक मूल्यों के निर्वहन करने को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यानी संवैधानिक नैतिकता की संज्ञा दी थी। देवियों और स्वजनों, हमारे संविधान निर्माताओं ने राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से ही संविधान सभा में विमर्श किया और अनुच्छेदों को अंतिम स्वरूप दिया। गंभीर चुनौतियों के बीच देश की एकता को स्थायी संवैधानिक आधार प्रदान करना हमारे संविधान निर्माताओं की प्राथमिकता थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे राष्ट्र को वर्तमान स्वरूप प्रदान करने के साथ साथ संविधान के निर्माण में भी अग्रणी भूमिका निभाई। संविधान निर्माण में जन सामान्यों की भागीदारी से हमारी लोकतंत्र के आधार ग्रंथ के प्रति लोगों से और अधिक आस्था बनी। जैसे कि सभी जानते हैं, वर्ष 1949 में आज ही के दिन यानी 26 नवंबर को संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के लोगों के प्रतिनिधि के रूप में हमारे संविधान को अपनाया और 24 साल के बाद हम संविधान दिवस के 100 साल मनाएंगे। अभी शायद 76 ईयर हुआ। हमें पीछे मुड़कर देखें, हम कितने आगे बढ़े हैं और कितने लोगों तक संविधान में लिखा हुआ इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, जो भी लिखा हुआ उन तक हम सब पहुँचाए। यदि नहीं पहुँचाए, 24 साल में पहुँचा पाएंगे? वो एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन सबके लिए, केवल न्यायपालिका, विधायिका या कार्यपालिका के लिए नहीं, हम सब जनता के लिए भी है। इसीलिए आज से 24 साल के लिए 100 साल मनाने के लिए केवल उत्सव मनाना बहुत सहज होता है। कुछ लोगों को बुला मना लो, लेकिन उत्सव किसके लिए? उत्सव किन के लिए? हम किन पद पे हैं? हम उस लायक बने? उस दिन संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान निर्माण प्रक्रिया में सामान्य जनता की गहरी रुचि को रेखांकित किया था। आपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि संविधान सभा की बैठकों के दौरान 53,000 लोगों ने विजिटर्स गैलरी से चर्चाएं को सुना। आज विजिटर्स गैलरी में कितने लोग हैं? हम लोगों के भाषण को सुनने के लिए केवल टीवी और
मोबाइल ही जरिया है, लेकिन हम लोगों को पता चलना चाहिए कि कितने लोग हम लोगों के भाषण को सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं। संविधान सभा की बैठकें 11 सत्रों में संपन्न हुई थी। उनमें हो रही चर्चाओं पर समाचार पत्रों में विस्तृत विवरणी और वाद विवाद छपते थे। जनता से भी राय मांगी गई थी। लोगों ने सुझाव के हजारों पत्र भेजे गए थे। संविधान सभा में देश के प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र और सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधि विद्यमान थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नई राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समावेश और जन भागीदारी पर विशेष बल दिया जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मीडिएशन व्यवस्था में मीडिएशन प्रक्रिया को शुरू किया गया है, एक बहुत बड़ा पदक्षेप है, क्योंकि देश जो आज़ाद नहीं हुआ था वही तो काम कर रहा था। कितने लोग कोर्ट कचहरी आते थे, गांव में ही सब समाधान हो जाता था, क्योंकि माइंडसेट ऐसे था। हम उसी माइंडसेट को लाना पड़ेगा जनता को, क्योंकि कम से कम केसेस कोर्ट आए, लेकिन यहाँ एडवोकेट जजेज लोग मुझे गाली करेंगे, कम केसेस आएंगे तो फिर हम लोगों का गुजारा कैसे होगा। हम चाहे जस्टिस टू ऑल। जस्टिस टू ऑल मीन्स डोर स्टेप में हर चीज किया जाता है, डोर स्टेप में हर चीज दिया जाता है, पानी ये वो, तो ये भी डोर स्टेप हो जाए। तो इसीलिए हम लोग को तैयार, हाँ 1.4 बिलियन लोग, इतने लोगों को कोर्ट में लाना, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई ज़रूरत नहीं। गांव में जाओ, बैठो, फैसला करो, क्योंकि ये संभव है, ये संभव है, हम कर सकते। क्योंकि मैं गांव में थी, उस पर क्योंकि राजघराना का प्रथा और ये अंग्रेजों का प्रथा था, दरबार, हम दरबार में जा रहे हैं। मेरे पिताजी कहते मैं थोड़ा दरबार में जा रहा हूँ। दरबार में क्या करते हैं, मैं भी जाऊँ देखूँ? नहीं, वहाँ लेडीज नहीं जाते, बेटियाँ नहीं जाते, वहाँ बहुत सारे के डिस्कशन होता है। लेकिन आज ऐसे नहीं है, हर चीज़ डिस्कस कर सकते हैं, हर कोई भाग ले सकते हैं, अखाड़ा में बैठ सकते हैं और उसको समाधान कर सकते हैं। हम एक धर्मनिरपेक्ष, एक शांति प्रिय देश है। हम शांति चाहते हैं, शांति से हम करना चाहते हैं, इसीलिए हम बहुत सारी चीज़ें हम निष्पादन कर सकते हैं। एक लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट होने के बावजूद जन भागीदारी और व्यापक प्रतिनिधित्व के बल पर हमारा संविधान जनता का संदर्भ ग्रंथ बना गया। आने वाली पीढ़ियाँ संविधान के साथ जुड़ाव महसूस करते रहें, इसके लिए बच्चों को संविधान के बारे में रोचक जानकारी दी जानी चाहिए। बच्चों को नागरिक शास्त्रों के पुस्तकों में संविधान की शिक्षा दी जाती है, लेकिन संविधान का एक बाल स्वरूप संस्करण और तैयार करना बच्चों में संविधान के प्रति रुचि और जागरूकता का प्रसार करने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। इसलिए बच्चों के लिए भी बनाना चाहिए। संविधान विशेषज्ञों तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं तथा बाल साहित्यों के रचनाकारों के संयुक्त प्रयास से ये कार्य किया जा सकता है। जिस अवस्था में बच्चों की जीवन दृष्टि का विकास हो रहा है, उसी अवस्था में संवैधानिक आदर्शों और कर्तव्यों को आत्मसात करने से एक अच्छे नागरिक का व्यक्तित्व निर्माण हो सकता है। देवियों और स्वजनों, हमारा संविधान विश्व इतिहास के सबसे बड़े गणराज्यों का स्रोत है। ये विविधता में एकता का स्रोत है। ये विषमताओं की परिपृष्ठ में स्थापित की गई समता का स्रोत है। ये विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक क्रांति का स्रोत है।
ये व्यक्ति की गरिमा और हमारी राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करने का स्रोत है। ये हमारी बहुस्तरीय एवं बहुआयामी शासन व्यवस्था का स्रोत है। ये निरंतरता के साथ परिवर्तन का स्रोत है। मैं संविधान सभा के जो मेंबर्स थे उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। अपना समय के हिसाब से आप उसको परिवर्तन कर सकते हैं, नया चीज़ ले सकते हैं, युग के हिसाब से, समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से उसको बदल सकते हैं। समाज के अनुसार, संविधान के अनुसार राज्यों को ये सुनिश्चित करना है कि हमारी न्याय व्यवस्था सबको समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ कराए। इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सभी हितधारकों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि फ्री लीगल एड की सुविधा वंचित वर्गों के लोगों के लिए सुलभ हो तथा अधिक प्रभावी बने। देवी और स्वजन, हमारे संविधान निर्माताओं ने गहन विमर्शों के बाद संसदीय प्रणाली को अपनाया। संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियों, कर्तव्यों और उनसे जुड़ी प्रक्रियाओं का विस्तार से प्रावधान किया गया है। मुझे विश्वास है कि सरकार के ये तीनों अंग अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए पारस्परिक समन्वय के साथ हमारी संवैधानिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाते रहेंगे। समन्वयपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था से हमारे नागरिक लाभान्वित होंगे तथा हमारे देश विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्यों की ओर अधिक तेजी गति से आगे बढ़ेगा। संवैधानिक समन्वय संतुलन पर इस दृढ़ आस्था के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद। ये आशा करती हूँ आगे जाके हमें आगे बढ़ेंगे और सबको उचित न्याय देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति का आप ये संबोधन सुन रहे थे, जिन्होंने कि संविधान निर्माताओं को नमन कर अपनी जो स्पीच थी उसकी शुरुआत की और उन्होंने बताया कि कैसे कि भारत में बदलाव आया है और ये सब हमारे संविधान की ही देन है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।